प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट 7 के 3rd चैप्टर का जैव विकास समझा था और रसायनवाद को भी समझा था। देन इसके बाद हमने जीवाश्म विज्ञान और जो भ्रूणकी से प्रमाण मिले हैं उन सभी पर भी स्टडी की थी और उनका एक्सप्लेनेशन किया था। देन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो विकासवाद के सिद्धांत हैं, यानी कि जीवों का विकास किस प्रकार से संभव हुआ, किस प्रकार से उन जीवों का विकास हुआ, इसे जैव विकासवाद कहते हैं। और जैव विकासवाद के बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हैं जो हमारे सामने हैं। उनमें से कुछ मेन थ्योरीज हैं जो स्पष्ट रूप से बताती हैं कि किस प्रकार से जीवों का विकास संभव हो पाया है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विकास के बाद, यानी कि थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन को लेकर ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जो दिए गए हैं। तो फर्स्ट हमारा है लेमार्कवाद, सेकंड डार्विनवाद एंड द थर्ड एंड लास्ट जो हमारा है वो है ह्यूगो डी ब्रीच का उत्परिवर्तनवाद। सबसे पहले हम लेमार्किज्म को समझेंगे, देन उसके बाद हम डार्विनिज्म को समझेंगे और थर्ड हमारा है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी ब्रीच, इसे भी हम अच्छे से समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लेमार्किज्म। लेमार्किज्म में ये बताया था लेमार्क ने कि जो वातावरण है उसका प्रभाव प्रत्येक जीव पर पड़ता है। इसके पहले लेमार्क ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी स्टडीज़ की। और आपके लिए बता दें कि जो लेमार्किज्म है या जो लेमार्क थे उनका जो लाइफ स्पान था वो 1744 से 1829 के बीच था। और इस बीच उन्होंने 1809 में उन्होंने एक अपना लेमार्किज्म यानी कि अपना वाद प्रस्तुत किया और उस वाद के लिए हम लेमार्किज्म कहते हैं। और ये 1809 में इन्होंने दिया। देन इसके बाद इस सिद्धांत को देने के बाद जब इन्होंने पूरी विश्व के सामने अपने सिद्धांत को रखा, इसके बाद इन्होंने 1809 ईस्वी में एक बुक लिखी जिसका नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक और फिलोसफिक जूलॉजिक जो इनकी बुक थी, इस बुक में इन्होंने जीव के विकास में कितनी घटनाएं होती हैं, कौन कौन से प्रक्रम आते हैं, इन सभी को बहुत ही डिटेल में बताया। तो फिलोसफिक जूलॉजिक इनकी जो पुस्तक है पूरी विकासवाद को समझाने के लिए प्रस्तुत की गई थी। देन इसके बाद लेमार्क ने कहा कि जो वातावरण है यानी कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है वो हमारे जीवन में, चाहे हमारा रहन सहन हो, खान पान हो, आदत हो, व्यवहार हो, उन सभी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। यानी कि जिस प्रकार से हमारे वातावरण का माहौल होता है हम भी उसी प्रकार से ढल जाते हैं। और इस प्रकार जो वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें हम अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। और लेमार्क ने कहा कि जिन जीवों में एडेप्टेशन नहीं होता वो जीव जीवित नहीं रह पाते। और इन्होंने अपने लेमार्किज्म में बहुत सारे पॉइंट्स रखे और इन पॉइंट्स को बहुत सारे साइंटिस्ट ने निगलेक्ट किया और बताया कि ये सही नहीं है। फिर भी हम लेमार्किज्म की स्टडी करते हैं क्योंकि ये विकासवाद का पहला सिद्धांत था। तो इसमें इन्होंने बताया कि अंग जो होते हैं, कुछ अंग इस प्रकार के भी होते हैं जिनका उपयोग नहीं होता और कुछ अंग इस प्रकार के भी होते हैं जिनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे अंग जिनका उपयोग नहीं होता वो धीरे धीरे हासिल हो जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं और अवशेषीय अंग के रूप में, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है उस बॉडी में वेस्टेजियल जो ऑर्गन है उनके फॉर्म में डेवलप होने लगते हैं। तो लेमार्किज्म के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें आपके लिए बताया है। पहला है आंतरिक जैविक शक्ति, इसे हम बोलते हैं इंटरनल वाइटल फोर्स। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद देन इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है वातावरण का सीधा प्रभाव, यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। थर्ड है हमारा अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, यानी कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। और फोर्थ है हमारा नई आवश्यकता या न्यू नीड्स। और हमारा फिफ्थ है
उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ म्यूटेशन कैरेक्टर। तो लैमार्किज्म में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। और आपके लिए ये भी बता दें कि जो लैमार्किज्म है, लैमार्किज्म के लिए उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी इसे कहा जाता है। तो यदि एग्जाम में आपसे पूछें कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत लिखिए, तो भी आपके लिए लैमार्किज्म को लिखना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि लैमार्किज्म बाद लिखिए, तो भी आपको इसी थ्योरी को लिखना है। तो अब हम एक एक करके पॉइंट को समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आंतरिक जैविक शक्ति। इस पॉइंट में जो लैमार्क थे उन्होंने बताया कि जो जीव होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के जीव हो, सभी जीवों में एक आंतरिक शक्ति होती है, एक इंटरनल फोर्स होता है जो उनको जीवित रखने के लिए उपयोगी होता है। और इस इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से जो जीवित पदार्थ कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, उन जीवित पदार्थों में लगातार उनकी इन्हेंसिंग होती है, यानी कि वो बढ़ते जाते हैं, इन्हेंस होते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि यदि कोई जीव जीवित है तो उसके पीछे इंटरनल वाइटल फोर्स है, यानी कि इन्होंने अपने सिद्धांत में इंटरनल वाइटल फोर्स को जैव विकास का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बेस माना। देन इसके बाद उन्होंने एक और जो पॉइंट था वो दिया, वो था वातावरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें इन्होंने बताया कि जो प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जीव में जो वातावरण का प्रभाव है वो पड़ता है और उससे उसका रहन सहन, खान पान, जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं, ये सभी प्रक्रियाएं लगातार प्रभावित होती हैं, जिस कारण उनमें कुछ ऐसे नए लक्षण विकसित हो जाते हैं जो उन्हें वातावरण के प्रति अनुकूल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो फ्लिपर्स थे, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं, पक्षियों में जो हाथ होते थे यानी कि अग्रपाद होते थे, वो फ्लिपर्स में चेंज हो जाते हैं। और जो स्थलीय जंतु जैसे कि बतख जो था वो जलीय जंतु है, लेकिन उससे पहले जो हमारी डक थी वो स्थलीय जंतु थी। स्थल पर भोजन और पानी की कमी के कारण और उसे जो आहार था उसके कमी के कारण वो पानी में गई, यानी कि जो लेक्स वगैरह थी उनमें जाने लगी। और लेक्स और जो हमारे समुद्र, तालाब, इन सभी में जो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े पाए जाते थे, उन्हें धीरे धीरे इसने अपना आहार बनाया और कुछ समय बाद इसमें ये एडेप्टेशन हो गया, जिस कारण ये पानी में रहने के लिए इसमें फुट वेब विकसित हो गए। फुट वेब यानी कि पाद जाल जो थे इसमें विकसित हो गए और ये जो था एक जलीय जंतु की श्रेणी में आने लगा। तो इस प्रकार से लैमार्क ने बताया कि वातावरण बहुत ही ज़्यादा अपना प्रभाव जीवों के जीवन अवधि या जीवों की जो लाइफ स्टाइल होती है उस पर डालता है। थर्ड इसके बाद था अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। तो अंगों का उपयोग यानी कि डिसयूज और यूज़ ऑफ ऑर्गन्स। तो उन्होंने बताया कि जीव जो होते हैं उनमें बहुत सारे अंग ऐसे होते हैं जिनका कोई वर्क नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं होता और ना ही वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में कोई भी भूमिका निभाते हैं। फिर भी ये जो ऑर्गन्स हैं ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और इन ऑर्गन्स की लगातार वंशानुगति होती है। लेकिन ये ऑर्गन्स किसी काम के ना होने के कारण या तो धीरे धीरे खुद ही लुप्त हो जाते हैं या वातावरण के कारण ये अपने आप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि कुछ ऐसे ऑर्गन भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन करते हैं, ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये रेगुलरली डेवलप होते जाते हैं, इनका विकास धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस कारण उसमें जो ऐसे यूज़फुल जो ऑर्गन्स हैं वो हमेशा ही डेवलप होते रहते हैं और ऐसे ऑर्गन जो कोई काम के नहीं होते वो वेस्टिजियल ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन इसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट दिया, नई आवश्यकताएं यानी कि न्यू नीड्स। न्यू नीड्स में उन्होंने बताया कि कुछ
ऐसे जीव होते हैं या कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें वातावरण में किसी भी, जैसे कि भोजन को लेकर, पानी को लेकर या अन्य किसी भी समस्या को लेकर उनमें नए नए जो विकास होने चाहिए वो उनमें होते हैं, और इस कारण उनकी जो आवश्यकताएं थी जिसके कारण वो अनुकूलित हो पाते हैं वातावरण के प्रति, उन आवश्यकताओं को हम नई आवश्यकताएं कहते हैं, जो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है वातावरण के टेम्परेचर या आर्द्रता या किसी भी प्रकार के प्रकोप से बचने के लिए, या फिर अपने ही जो आहार या फिर जो दैनिकचर्या होती है उसे कंटिन्यूअस रखने के लिए। तो इस प्रकार की जो न्यू नीड्स हैं वो भी रेगुलर डेवलप होती हैं। देन इसके बाद आया उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। उपार्जित लक्षण यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर आपको बताया था कि कुछ ऐसे लक्षण जो कि जीवों के विकास के दौरान उत्पन्न होते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो लक्षण जब विकसित होते हैं तो उस समय इनमें जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये जो नए लक्षण विकसित होंगे, चाहे वो वातावरण से समझौता करने के लिए हों या किसी भी प्रकार से, तो ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर विकसित होते हैं ये विकसित होने के बाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और इनकी इनहेरिटेंस होती है। इस कारण इन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। और ये जो उपार्जित लक्षण हैं इनकी वंशानुगति होने के कारण ही जीवों में नए नए जो कैरेक्टर हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। देन उसके बाद जो उनकी पीढ़ियाँ होती हैं उनमें भी वातावरण से लड़ने के लिए डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लैमार्किज्म में उन्होंने बताया कि कौन कौन सी जो प्रक्रियाएं हैं जो जैव विकास के लिए आवश्यक होती हैं, उसमें इंटरनल वाइटल फोर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति और अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। कई बार पूछ लेते हैं कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग किस सिद्धांत का एक बिंदु है, तो ये जो है हमारा लैमार्किज्म का एक पॉइंट है। तो इस प्रकार से हमने लैमार्किज्म को पढ़ा और देखा कि इन्होंने किस प्रकार से बताया कि विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से निरंतर चलती रही और नए नए जो लक्षण थे वो वातावरण से लड़ने के लिए विकसित हुए। देन इसके बाद हम लैमार्किज्म में कुछ कमियां थी और कुछ इसकी एप्लीकेशंस थी यानी कि अनुप्रयोग थे, तो उनके लिए हम पढ़ेंगे। तो यदि हम बात करें लैमार्किज्म के जो एप्लीकेशंस थी या जो लैमार्कवाद के अनुप्रयोग थे, उनमें लैमार्क ने बताया कि जिराफ की उत्पत्ति, आपको पता है कि जो दक्षिण अफ्रीका होती है उसमें बहुत ही लंबी गर्दन वाले जिराफ पाए जाते हैं। और ये जो जिराफ होते हैं ये शुरुआत से ही ऐसे नहीं थे कि इनमें इतनी लंबी गर्दन पाई जाती हो, लेकिन अफ्रीका में जब स्थलीय वनस्पति यानी कि जो ज़मीन पर उगने वाली वनस्पति होती है जैसे कि घास, पेड़ पौधे, ये सभी नष्ट हो गए, तो उन्होंने ऊंचे पेड़ जो होते हैं उन ऊंचे पेड़ों को खाना स्टार्ट कर दिया, जिस कारण उनके जो पीछे के पैर थे यानी कि पिछले जो पैर थे और टांगें थी उनको उठाना पड़ा, और जिस कारण उनकी जो गर्दन है वो ऊपर की ओर बढ़ती गई। और लगातार ऐसा होने के कारण आज के जो जिराफ हैं वो लंबी गर्दन वाले हैं। और इस प्रकार से जो जिराफ थी उन नई प्रजाति की उत्पत्ति हुई, जिसमें पुराने जिराफ जो थे वो छोटे कद वाले थे और आज के जो जिराफ हैं वो बहुत ही ऊंचे कद वाले हैं। देन इसके बाद इन्होंने एक और इनका एप्लीकेशन था, उसमें इन्होंने बताया कि जो क्या कहते हैं जापान है, जापान में जो लड़कियां होती हैं वो हमेशा जूते पहनती हैं ताकि उनके पैर जो है वो लंबे ना हो जाएं, यानी कि उनके जो पंजे हैं वो फैल ना जाएं। तो इस प्रकार से लैमार्किज्म के बहुत सारे एप्लीकेशंस थी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सांप थे उनमें पैर पाए जाते थे, लेकिन उन पैरों का कोई यूज़ नहीं होने के कारण ये धीरे धीरे हासिल हो गए और आज के जो सांप हैं उनमें पैर नहीं पाए जाते, क्योंकि उस समय जो सांप थे वो और आज के भी जो सांप हैं वो बिल में रहते हैं, इस कारण उनके पैरों का यूज़ नहीं हुआ और वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। तो इस प्रकार से हमने लैमार्किज्म के थ्योरी को देखा और ये देखा कि उसके एप्लीकेशन